नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, एएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और एएफओ, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, वो घी, दुग्ध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, आइसक्रीम, बटन, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं या आगे के एग्जामों में बनने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध स्राव को कहा जाता है, तो बताना है दुग्ध स्राव को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोजेनेसिस या ग्लैक्टोपायोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लैक्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दुग्ध स्राव को लैक्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस क्रिया को संपन्न करने या दुग्ध उतारने में ऑक्सीटॉसिन हार्मोन सहायक होता है। ठीक है, इसके प्रभाव से दुग्ध को आसानी से निकाला जा सकता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर लैक्टोजेनेसिस सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भैंस के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ, जिसको हम यस यानी एफ के नाम से जाना जाता है, मानक कितना होता है? 8.6%, 9.2%, 9.5% या 13.5%। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 9.2%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मानक दूध में एसएनएफ कितना होता है, फैट कितना होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानक दूध का एसएनएफ जो होता है 9% होता है, फैट इसमें 6% होता है। पास्चुराइज्ड दूध के अंदर 8.5 एसएनएफ होता है, 4.5% इसमें फैट की मात्रा पाई जाती है। टोड मिल्क होता है, एक डबल टोड मिल्क होता है। टोड मिल्क के अंदर देखेंगे 8.5% एसएनएफ की मात्रा होती है, 3% इसमें फैट की मात्रा होती है। डबल टॉड की बात करेंगे तो 8.7 से लेकर 9% आपको याद रखना है एसएनएफ की मात्रा, और 1.5% इसके अंदर फैट की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बैच या होल्डिंग पास्चुराइजेशन विधि में समय कितना लगता है और टेम्परेचर कितना रखा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। होल्डिंग पास्चुराइजेशन विधि के अंदर बताना है आपको, इसको बैच विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों जो टेम्परेचर रखा जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखा जाता है, और 30 मिनट के लिए इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बैच या होल्डिंग विधि से पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 62.8, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 65.6 से ले डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, और कितने मिनट के लिए करते हैं तो 30 मिनट के लिए इसको गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद इसको क्या किया जाता है, तेज़ी से ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड तेज़ी से ठंडा करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पनीर में नमी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। तो पनीर के अंदर नमी की मात्रा जो कितने % से कम नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको याद रखना कि 70% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पनीर में नमी की मात्रा 70% से कम नहीं होनी चाहिए। और पनीर में वसा की मात्रा 25% और प्रोटीन की मात्रा 25%। याद रखेंगे, वसा की मात्रा 25% और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी 25%, दोनों ही आपको याद रखना है। पाया जाता है 25% वसा पाया जाता है इसमें, और 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे रोजाना लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए और कैंप सुपरवाइजर के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खीस का प्रचुर स्रोत है। खीस का स्रोत बताना है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, खनिज है या ये सभी हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोटीन का स्रोत है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रोटीन के साथ साथ और भी इसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं एंटीबॉडी की अधिकता पाई जाती है तथा वसा की कमी पाई जाती है। ठीक है, वसा की कमी पाई जाती है, बाकी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध का पीएच मान बताना है कितना होता है। गाय के दूध का पीएच मान पूछ रहा है 6.6 से 6.8, 6.4 से लेकर 6.6, 6.8 से लेकर 6.9 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.4 से लेकर 6.6, ये गाय का दूध का पीएच मान होता है। अगर भैंस का दूध का पीएच मान पूछे तो 6.7 से लेकर 6.8 होता है। ठीक है, भैंस का दूध का पीएच मान भी आपको याद रखना है, 6.7 से लेके 6.8 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस का दूध का अच्छा स्रोत है। भैंस जो है इसका दूध अच्छा स्रोत है, क्यों, उसके अंदर क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। लोहा और तांबा की अधिकता होती है, फास्फोरस तांबा की अधिकता होती है, कैल्शियम और लोहा की अधिकता होती है, या कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। सब लोग जानते हैं दूध के अंदर अधिकतम कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी अवयव पाए जाते हैं, जैसे आपको याद रखना है कैल्शियम की मात्रा जो पाई जाती है भैंस के दूध में वो mg 100 ग्राम में कितनी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो कैल्शियम की मात्रा 264.00 mg 100 ग्राम में, फास्फोरस की मात्रा 268.00 mg 100 ग्राम में, उसके बाद सोडियम की मात्रा 65 mg और उसके बाद मैग्नीशियम की मात्रा 0.325 से लेकर 0.320 तक पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मृदा अपरदन के नियंत्रण से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसका श्रेय जो जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। ये जो योजना थी इसके अंदर दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसको चालू किया गया था और इस योजना में 3 चरणों में संपन्न किया गया। ठीक है, इसके 3 चरण हैं ऑपरेशन फ्लड के। ये 1970 से ये स्टार्ट हुआ, 1970 से स्टार्ट हुआ, 1996 में जाके समाप्त हुआ। ठीक है, 1996 में जाके समाप्त हुआ। इसी की वजह से, ऑपरेशन फ्लड की वजह से ही भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, जेन है या लैक्टाल्यूबिन है, केसिन है, एल्ब्यूमिन है। तो गाय के दूध में प्रोटीन की बताना है, कौन सी प्रोटीन उपस्थित रहती है। तो केसिन प्रोटीन उपस्थित रहती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन को केसिन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और भैंस के दूध में उपस्थित प्रोटीन को कैरोटीन कहते हैं। अंडे में उपस्थित प्रोटीन को हम एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं और मक्के में जो प्रोटीन होती है उसको जेन के नाम से जानते हैं। ये सभी बातें आपको याद रखना है। गाय के दूध में जो प्रोटीन केसिन होती है, भैंस के दूध में जो उपस्थित प्रोटीन कैरोटीन होती है, अंडे के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसको एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं और मक्के के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको जीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खीस, जिसको हम कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, पिलाने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन बढ़ाने के लिए, पाचन को सरल करने के लिए, या रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में, या ये सभी। तो खीस का
काम क्या है, कोलोस्ट्रम का काम क्या है, क्यों छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है खीस जो है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खीस जो होता है नवजात शिशु को जन्म के 5 घंटे के अंदर पिला देना चाहिए। खीस नवजात शिशु के लिए रेचक, चेचक और अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसको रोग प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना से अधिक केसीन प्रोटीन पाई जाती है, साथ ही 9 गुना अधिक कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है और 17 गुना अधिक लोहा की मात्रा पाई जाती है, आयरन की मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ताज़ा दूध का पीएच मान बताना है। 6 होता है, 6.7, 7.2 या 7.7। तो ताज़ा दूध का जो पीएच मान होता है 6.7 होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ताजे दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 होता है। औसत अगर पूछे तो 6.6 होता है। थैलेला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान 6.7 से लेकर 7.5 होता है। खीस अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 5.7 से लेकर 6.4 होता है। औसत की बात करें तो 6 होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, 1.032 होता है, याद रखेंगे। दूध का गाढ़ापन कितना होता है, तो 1.5 से लेके 2 सेंटीपायस होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दूध में पाई जाने वाली गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसैकेराइड शर्करा है। सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है या फ्रुक्टोज है। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। लैक्टोज का जलीय विघटन करने पर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज प्राप्त होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्व दूध में नहीं होता है। Fe नहीं होता है, Mg नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है या फास्फोरस नहीं होता है। तो दूध के अंदर सब लोग जानते हैं लोहा नहीं पाया जाता है, Fe नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। बाकी सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं दूध के अंदर, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और Zn है। ये सभी पोषक तत्व इसमें देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है गाय की दुग्ध शिरा में होता है। तो गाय की जो दुग्ध शिरा जो होती है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, दूध पाया जाता है, जल पाया जाता है, रक्त पाया जाता है या दूध और रक्त दोनों पाया जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसमें पाया जाता है रक्त, ठीक है, ब्लड पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त में दूध बनने की जो क्रिया होती है अत्यधिक जटिल परिवर्तन होता है, इसलिए जाके दूध में परिवर्तित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है 2.6, 5 से 4, 4 से 5, 5 से 9। तो बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत आपको बताना कितना पाया जाता है, तो 4 से लेकर 5% तक पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बकरी के दूध में कौन सी मात्रा कितनी पाई जाती है, यहाँ देखेंगे। वसा की बात करेंगे तो 4.5%, प्रोटीन 3.52%, लैक्टोज की बात करेंगे तो 4.27%, खनिज की बात करेंगे 0.85%, वसा रहित ठोस 9.5%, पानी की मात्रा 87% देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा आपको बताना है। तो गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 3.5, 6.5, 4% या 8%। तो यहाँ पर गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है तो 3.5, 3 से लेके 5%, याद रखेंगे, ठीक है। तो गाय में प्रोटीन की मात्रा 3.58% पाया जाता है, जबकि भैंस के अंदर 3.60% पाया जाता है, याद रखेंगे। सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें वो पाई जाती है भेड़ में
5.23, ठीक है। उसके बाद भेड़ में वसा प्रतिशत 7.90%, और कुल ठोस जो है भेड़ के अंदर 19.29, ठीक है। इसलिए भेड़ में सर्वाधिक पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है। तो कौन सा ऐसा पशु है जो सबसे अधिक वसा पैदा करता है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है या गाय। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भेड़। भेड़ में सबसे अधिक वसा देखने को मिलता है। कितनी मात्रा, ये भी आपको याद रखना है। अगर भेड़ की बात करें तो वसा प्रतिशत इसके अंदर 7.9% होता है, भैंस के अंदर 7.38 होता है, और गाय के अंदर 3.8% होता है, बकरी में 4.25% होता है। भैंस के अंदर एक भदावरी जो नस्ल है इसके अंदर 12 से लेकर 14% तक वसा देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में केसीन की मात्रा होती है। तो केसीन की मात्रा बताना है गाय के दूध में 2.5%, 3%, 3.2% या 3.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3%, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गाय के दूध में 3% कैसीन की मात्रा पाई जाती है। कैसीन जो है स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है, याद रखेंगे। एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि कैल्शियम के सीनेट के रूप में मौजूद रहता है। कैसीन का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना है। ये 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो उस समय 110 मिलियन था, ठीक है। उस समय कितना था, उस 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन, तो 110 मिलियन उस समय था। वर्तमान की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में कितना है। तो अगर 2013 के आंकड़ों के अनुसार पूछे तो 121 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें 2020 और 21 में, तो 2020 और 21 के अनुसार अगर पूछे तो 209 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ में याद रखना है दुग्ध उत्पादन में भारत 16.8 वर्तमान समय में 2021 में ये 22% हिस्सेदारी के साथ विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। कितना, 22% के साथ पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ये आपको याद रखना है। और 2021 में कितना था, उसमें 16.8 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दूध की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा होती है। तो दुग्ध की तुलना में खीस की मात्रा कितनी होती है, 10 गुना होती है, 15 गुना, 17 गुना या 20 गुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 17 गुना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 गुना अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। इसकी यह अधिक मात्रा हीमोग्लोबिन के बढ़ने में मदद करती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है, वसा का, प्रोटीन का, पानी का या कुल ठोस पदार्थ का। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि पानी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ गाय और भैंस दोनों का अवयव देख सकते हैं। गाय के अंदर जो पानी पाया जाता है वो 87.10% पाया जाता है, भैंस के अंदर 82.76 पाया जाता है। कुल ठोस पदार्थ की बात करेंगे तो गाय के अंदर 13.4 और भैंस के अंदर 16.5। प्रोटीन की बात करेंगे तो 3.58 गाय के अंदर, 3.60 भैंस के अंदर। वसा की बात करेंगे 3.82 और भैंस के अंदर 7.38। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन करा है दुग्ध शर्करा है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है या सुक्रोज है। तो इसमें से बताना है दुग्ध शर्करा कौन सा है। तो लैक्टोज जो है एक प्रकार की दुग्ध शर्करा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फ्रुक्टोज जो शर्करा है ये फलों में देखने को मिलती है। माल्टोज जो है दाने में, अनाजों में देखने को मिलता है। लैक्टोज जो है दुग्ध में देखने को मिलता है। और सुक्रोज जो है गन्ने में और चुकंदर में
ठीक है, इसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ये जितनी भी आप शर्करा देख रहे हैं ये सब कैसे हैं, डाइसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड दोनों, ये सभी शर्करा हैं। यहाँ देख सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये प्रमुख रूप से डाइसेक्राइड शर्करा हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है HTST पाश्चुरीकरण विधि में कौन जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से जीवाणु मारने के रूप में प्रयोग किया जाता है HTST पाश्चुरीकरण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं HTST यानी कि हाई टेम्परेचर साल्ट टाइम, इसका पूरा नाम होता है हाई टेम्परेचर साल्ट टाइम होता है। पाश्चुरीकरण विधि में दूध में क्या करते हैं 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है HTST विधि में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितने मिनट के लिए गर्म किया जाता है। तो आपको बताना है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म करने के बाद क्या करते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, इस क्रिया में यम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक का प्रयोग हम दूध से दही बनाने में किया जाता है। ठीक है, याद रखें दूध से दही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कौन से बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन करा है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, नकलिंग है, फिस्टिंग है, स्ट्रिपिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा फिस्टिंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिस्टिंग को हम किस नाम से जानते हैं, इसको मुट्ठी विधि भी जानते हैं, पूर्ण हस्त विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है या मुट्ठी विधि भी इसको कह सकते हैं। फिस्टिंग आपको याद रखना, फिस्टिंग विधि सर्वोत्तम विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या करते हैं चारों उंगलियों और हथेली के बीच में थन को दबाकर दूध दूहा जाता है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि यही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना दुग्ध उपलब्ध है। तो कितना दुग्ध उपलब्ध है ये आपको बताना है, 246 ग्राम इतना ही उपलब्ध है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आंकड़ा है दोस्तों ये पुराना आंकड़ा है, 2009 के अनुसार है। ठीक है, 2009। अभी हम बता दे रहे हैं 2021 का आंकड़ा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 246 ग्राम दुग्ध की उपलब्धता है। ये 2009 के आंकड़े के अनुसार था। वर्तमान की बात करें 2021 के अनुसार दुग्ध उपलब्धता जो है 427 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्वतंत्रता उपरांत 1950-51 में भारत में दुग्ध का उत्पादन 17 मिलियन टन था। ठीक है, 1950-51 की बात कर रहा है। और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 124 ग्राम था, जो न्यूनतम आवश्यकता 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी कम था। और 2011-12 में बढ़कर कुल दुग्ध उत्पादन 127.9 मिलियन टन हो गया था। और दूध अब इस समय वर्तमान की बात करें तो दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति जो है वो है 290 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत अंडे उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में किस स्थान पर है, प्रथम, द्वितीय, तीसरे या चौथे। तो भारत कौन से रैंक पे है, तीसरे स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आर्थिक समीक्षा 2012-13 के अनुसार अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान था। पहले दो देश कौन कौन से हैं, फर्स्ट पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे इंडिया। भारत की बात करें तो भारत में अंडा उत्पादन का जो क्रम है फर्स्ट रैंक पे आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 175 कैलोरी, 180 कैलोरी, 160 कैलोरी, 130 कैलोरी। तो 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, तो 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे पोषक मान लिखा हुआ है। एक तरफ एक अंडे में 52 ग्राम में उपलब्ध मात्रा। ठीक है, एक अंडा कितने ग्राम का होता है, 57 ग्राम का होता है। तो कैल्शियम उसका ऊपर का खौल हटाने के बाद उसका जो
वेट बढ़ता है, 52 ग्राम का बचता है। तो उसमें कितनी ऊर्जा की बात करें तो 90, प्रोटीन 6.6, वसा की बात करें तो इसमें 52 ग्राम में से 5.5 ग्राम जो है फैट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर नहीं पाया जाता। कैल्शियम की मात्रा 0.03% पाया जाता है 52 ग्राम में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फास्फोरस की मात्रा भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है 0.12%, आयरन 1.6, और विटामिन ए की बात करें 600 IU इंटरनेशनल यूनिट जिसको कहा जाता है, विटामिन डी 50 IU। उसके बाद विटामिन B1 की बात करें तो 0.095 मिलीग्राम में रहेगा ये। उसके बाद विटामिन सी भी इसके अंदर देखने को मिलता है 2 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा। राइबोफ्लेविन की मात्रा 0.19% इसमें मिलीग्राम में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे निकोटिनाइड्स, ये भी पाया जाता है 0.04 मिलीग्राम में, ठीक है। काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है अंडे के अंदर पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध शर्करा एक प्रकार का है। तो दुग्ध शर्करा इसमें से बताना है, एक प्रकार का है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है या फ्रुक्टोज है। तो दुग्ध शर्करा जो होता है वो लैक्टोज होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। दोस्तों यहाँ देखेंगे दुग्ध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज शर्करा जो है किसमें देखने को मिलती है, अंगूर में। सुक्रोज गन्ना और चुकंदर में देखने को मिलती है। फ्रुक्टोज जो है फलों के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है HTST दुग्ध पाश्चुरीकरण विधि में दूध को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया है, ना कि फारेनहाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड में आपको बताना है पाश्चुरीकरण के लिए HTST यानी कि हाई टेम्परेचर 60 टाइम में कितना गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, 15 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। कितने मिनट के लिए? अगर इसको फारेनहाइट की बात करें तो 161 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। 161 डिग्री फारेनहाइट 15 सेकंड के लिए इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं दुग्ध पाश्चुरीकरण के अंतर्गत हाई टेम्परेचर 60 टाइम यानी कि HTST विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत 161 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, पाश्चुरीकरण की यह एक प्रकार की विधि है। इसके द्वारा दूध को निश्चित तापक्रम पर रखकर इसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है तथा साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दूध की जो महत्व न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है और क्रीम लेयर्स को कोई नकारात्मक प्रभाव इसके ऊपर ना पड़े, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है? बिनोले की खली, अलसी की खली, नारियल की खली, सरसों की खली। तो घी को अगर दानेदार बनाना है तो उसके लिए नारियल की खली इसको खिलाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिली से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छा, संतोषजनक, खराब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि अच्छा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे दूध की क्वालिटी बताता है 2 लाख प्रति मिलियन, ठीक है, अगर इसके अंदर जीवाणु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है 10 वर्ष तक, 12 वर्ष का, 14 वर्ष का, 16 वर्ष का। तो डेयरी पशुओं का जो उत्पादक जीवन होता है वो 10 वर्ष का होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद वे अनुत्पादक हो जाती हैं। इसका प्रयोग हम मांस के लिए भी कर लेते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है। अगर स्वच्छ दूध उत्पादन करना है तो उसका सूचक कौन सा जीवाणु माना गया है ये आपको बताना है। तो उसका सूचक स्ट्रेप्टोकोकाई, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु को सूचक के रूप में विश्लेषित किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर
35 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भदावरी भैंस के दुग्ध में वसा की अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? 8%, 9%, 11%, 13%। तो भदावरी जो नस्ल है भैंस की, उसके अंदर 13% वसा देखने को मिलता है। 13 से 14% आपको याद रखना है। इस नस्ल की जो भैंस होती है प्रति ब्यांत औसत दुग्ध उत्पादन 1100 से लेकर 1300 किलोग्राम तक करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद ये जो भदावरी जो नस्ल है, ये अधिकतर हम दूध से घी बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अधिकतर इसका प्रयोग हम दूध से घी बनाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड तृतीय का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध सीधा सीधा होता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का मेन उद्देश्य यही था। इसके कुछ चरण हैं, उसको भी देख लेंगे। 3 चरणों में इसको चलाया गया था। पंचवर्षीय योजना में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत की गई। इसका प्रथम चरण 1970 से 1980, ये एग्जाम में पूछता है प्रथम चरण कब चलाया गया था। तो सन आपको याद रखना 1970 से 1980। दूसरा चरण आपको याद रखना है 1981 से 1985। तीसरा चरण भी आपको याद रखना है 1985 से लेकर 1996। डॉक्टर वर्गीस कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के संस्थापक थे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की संकल्पना की, जिसे इसे साकार हुआ। यही कारण है कि डॉक्टर कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, पूछता है श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है ये 2021 के अनुसार आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश 18%, राजस्थान 11% और आंध्र प्रदेश 10%, पंजाब 7%, गुजरात 8%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका? उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए? तो सबसे अंत की क्रिया पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, आयन की सफाई सबसे अंत में करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं सर्वप्रथम दुग्धशाला की सफाई करनी चाहिए, इसके पश्चात पशु को धोना चाहिए, इसके पश्चात बाल्टी धुलनी चाहिए, फिर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए, फिर पशु का थन धुलना चाहिए, इसके पश्चात दुग्ध का प्रथम 5 से 6 धार को अलग बर्तन में निकाल लेना चाहिए या ठीक है, फिर शेष दूध को एक बाल्टी में दोहना चाहिए। इस प्रकार से दुग्ध दोहन करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः दुग्ध कौन, ठीक है, मिल्क कैन जिसको कहा जाता है, का निर्माण किया जाता है। तो मिल्क कैन का निर्माण किससे किया जाता है, कौन से चीज़ों से, कौन से मिश्रित धातुओं से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण जो किया जाता है दोस्तों एल्यूमिनियम तथा इसकी मिश्रित धातुओं से किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दुग्ध कैन यानी कि एल्यूमिनियम तथा इसकी कुछ मिश्रित धातुओं से किया जाता है ताकि इसमें जंग ना लग सके तथा हल्की भी रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीज़ जो बनाई जाती है इसके जामन में पाए जाते हैं। तो इसके जामन में क्या पाया जाता है चीज़ बनाने के लिए, ये आपको बताना है। केवल लैक्टिक अम्ल पैदा करने वाले जीवाणु, लैक्टिक अम्ल तथा सुवास पैदा करने वाले दोनों जीवाणु, केवल सुवास पैदा करने वाले जीवाणु या एस्टिक अम्ल पैदा करने वाले बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लैक्टिक अम्ल तथा सुवास पैदा करने वाले दोनों प्रकार के जीवाणु। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे चीज़ बनाने में कौन कौन से जीवाणु का भागीदारी होती है इसमें। तो याद रखेंगे इसमें लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और स्विस चीज़ बनाने के लिए अलग से बैक्टीरिया आता है, उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टर सेरेमानी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्विस चीज़ पूछे तो उसके लिए प्रोपियोनी बैक्टर सेरेमानी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु किस प्रकार की दुहाई बर्तन सर्वोपरि होता है। तो मिल्किंग पैल जो होता है
इसमें कौन से बर्तन का प्रयोग करते हैं? मिट्टी का बर्तन या डोम्ड बुकेट, साधारण टिन की बाल्टी या प्लास्टिक की बाल्टी। तो डोम्ड जो बुलेट होते हैं, बुकेट्स, ये हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, दूध धोने वाली बाल्टी यथासंभव औधे मुँह की हो या गुमदाकार हो या डोम्ड बुकेट्स होनी चाहिए। बाल्टी एवं हाथ को पानी से अच्छी तरीके से धोकर तभी धुलाई करनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आयन से प्राप्त दुग्ध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक बैक्टीरिया की संख्या कहाँ पर देखी जाती है? अग्रिम दूध में, मध्य दूध में, चुटकी दूध में या गुप्त अवस्था में? तो अग्रिम यानी कि शुरुआती के जो 4 से 6 दूध की धाराएं होती हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, आयन से प्राप्त प्रथम 4 से 6 धाराओं में जीवाणु की संख्या अधिक होती है। इसीलिए दूध धोने के प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक थन से 2 से 4 धारें किसी अलग बर्तन में निकालकर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 से 4 जो धाराओं में बैक्टीरिया अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं, इनको निकाल देना चाहिए अलग बर्तन में। तो उसके बाद दूध का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑपरेशन फ्लड योजना संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डेयरी विकास से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, यह किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दूध को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड योजना, ठीक है। इसके 3 चरण थे। प्रथम चरण 1970 से 80 के बीच में चलाया गया था। दूसरा चरण 1981 से 85 के बीच में चलाया गया था। और तीसरा चरण 1985 से लेकर 1996 के बीच में चलाया गया था। डॉक्टर वी कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के संस्थापक थे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की संकल्पना की तथा इसे साकार किया। यही कारण है कि वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा दूध देने वाली जमुनापारी बकरी 305 दिन के ब्यांत में किस सीमा तक दूध दे देती है? तो आपको बताना है, जमुनापारी जो बकरी है ये द्विकाजी बकरी, यानी कि इस बकरी से दूध भी अच्छा प्राप्त होता है और मांस उत्पादन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो 305 दिन के दुग्ध ब्यांत में कितना दूध दे देती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 किलोग्राम तक दूध दे देती है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस बकरी की बात करें तो ये 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम दूध प्रतिदिन दे देती है। एक ब्यांत काल में 364 से लेकर 345 किलोग्राम तक दूध दे देती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन पशु उपजात में आता है? तो पशु उपजात में कौन आता है? तो मखनिया दूध जो होता है ये आ जाता है पशु उपजात के अंदर, ठीक है। स्प्रेटा दूध, जिसको स्प्रेटा मिल्क के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कैफीर में लैक्टिक अम्ल का अवांछनीय स्तर होता है? 0.5, 1%, 2% या 2.5। तो कैफीर के अंदर आपको बताना है लैक्टिक अम्ल की अवांछनीय स्तर कितना होता है। तो होता है इसमें 1%, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैफीर में लैक्टिक अम्ल की अवांछनीय स्तर 1% होता है। याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं, आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त किया जाता है। कल इसी प्रकार की वीडियो, कल इसके आगे के जो प्रश्न है उसको कल हम लेकर आएंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि AGTA की वैकेंसी उत्तर प्रदेश TGT, PGT, STA एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।